हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में अनुसूचियां या स्केड्यूल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12। तो दोस्तों, दो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है इसी स्क्रीन से कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है 12। तो अब बात करते हैं एक एक करके पहली अनुसूची के बारे में। तो दोस्तों, पहली अनुसूची में है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। भारत के वर्तमान में राज्य है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो इनका उल्लेख किस अनुसूची में है, तो वह है पहली अनुसूची में। दोस्तों, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसमें पहली अनुसूची में संशोधन होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अगर भारत के राज्य में परिवर्तन किया जाए या केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तन किया जाए तो किस अनुसूची में संशोधन होगा, तो आंसर रहेगा पहली अनुसूची में। अब बात करें हम लोग दूसरी अनुसूची की। तो दोस्तों, दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में इनका उल्लेख है। अब बात करें कि संवैधानिक पदाधिकारी ये क्या होते हैं, तो इनके बारे में बात करें दोस्तों। संवैधानिक पदाधिकारी मतलब वे अधिकारी या वे पद जिनका उल्लेख संविधान में हो। जैसे संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग है। तो इनका उल्लेख संविधान में है। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 से शुरुआत होती है, अनुच्छेद 52 में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राज्यपाल का उल्लेख भी है, न्यायाधीशों का उल्लेख भी है, कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी है अनुच्छेद 148 में, आर्टिकल 148 में। तो इन सब का उल्लेख है अनुच्छेद में। तो ये संवैधानिक पदाधिकारी है। अगली अनुसूची की बात करें, तीसरी अनुसूची। तो दोस्तों, तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख है। मतलब जो ओथ है, जो ये संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ये भी है शामिल, जिनका संविधान में उल्लेख है, वे सभी पदाधिकारी उनकी शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख है। दोस्तों, शपथ या प्रतिज्ञा एक ही है, इंग्लिश में इसे ओथ कहा जाता है। तो दूसरी अनुसूची में तो है वेतन भत्तों का उल्लेख और तीसरी अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख। अब बात करें चौथी अनुसूची की। तो दोस्तों, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन का उल्लेख है। मतलब किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं उनका उल्लेख है चौथी अनुसूची में। जैसे एग्जाम्पल, राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10, तो इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, चौथी में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 है, तो इसका उल्लेख भी अनुसूची 4 में है। तो दोस्तों, जितने भी राज्य है उसमें राज्यसभा की सीटें कितनी रहेगी उसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। और यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक है। तो ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। अब दोस्तों, ये अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र वे जहाँ अनुसूचित जाति व जनजाति निवास करती है। तो ये पांचवी अनुसूची में है। अब बात करें छठी अनुसूची में। तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। दोस्तों, पांचवी अनुसूची में तो सिर्फ ये लिखा था कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का, लेकिन यहाँ पर 4 राज्य मेंशन हैं और इसमें और भी राज्य जुड़ सकते हैं। हाल ही में मांग भी उठी है, तो वो भी अपन अपडेट में, लेटेस्ट अपडेट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इनको याद करने का एक ट्रिक भी रहेगा आपके, 4 राज्य कैसे याद करें। तो ये ट्रिक है 8 मी माई। यहाँ पर ए मतलब असम, टी मतलब त्रिपुरा, मी मतलब मेघालय और माई मतलब मिजोरम, MI मिजोरम। तो ऐसे आप याद आसानी से कर सकते हैं, गलती नहीं होगी। अभी वर्तमान में 4 राज्य है, लेकिन और भी जुड़ सकते हैं। जब भी जुड़ेंगे लेटेस्ट अपडेट में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। अब बात करें 7वीं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच कार्यों या शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। दोस्तों, जो कार्यों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच, उसका उल्लेख किस अनुसूची में है, 7वीं में। और जब संविधान बन रहा था तो
इन कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से भाग है? संघ सूची जो विषय है या कार्य है, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये संघ सूची मतलब केंद्रीय सूची है, राज्य सूची राज्यों की सूची, और समवर्ती मतलब कॉन्करेंट जो दोनों की सूची है। तो अब उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। संघ सूची में दोस्तों सबसे पहले केंद्र सरकार कानून बनाती है, मतलब ये जो वे सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में है 98 विषय। तो वर्तमान का ध्यान रखिएगा, 98 विषय है इसमें। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, वो थे 66 और वर्तमान में विषय है 59। तो वर्तमान का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें समवर्ती सूची, ये कॉन्करेंट लिस्ट भी कहा जाता है। इस सूची के विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती है और संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में विषय थे 47 और वर्तमान में विषय है 52। तो इस पर दोस्तों समवर्ती सूची पर अगर कोई भी विवाद होगा तो विवाद की स्थिति में कानून बनाएगा केंद्र, क्योंकि केंद्र पावरफुल है ज़्यादा। तो समवर्ती सूची में के कानून के विषय पर कोई विवाद होता है तो वह कानून बनाएगा केंद्र। और अगर राज्य सूची का कोई विषय है, वह अगर राष्ट्रीय महत्व का, नेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाए, पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी हो जाए, राष्ट्रीय महत्व का हो जाए, तो इस पर कानून बनाएगा केंद्र। ये भी दोनों ध्यान रखने लायक बातें हैं। अब आगे बात करें हम लोग 8वीं अनुसूची की। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में विभिन्न भाषाओं का उल्लेख है जिन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई है, मतलब कि वे भाषाएं जिन्हें संवैधानिक मान्यता दी गई, संविधान में जिनका उल्लेख किया गया, उनका उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। तो ये क्वेश्चन बने कि विभिन्न भाषाओं को संवैधानिक मान्यता किस अनुसूची में दी गई है, तो वह आंसर रहेगा 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में भाषाएं थी 14। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो 14 भाषाओं का उल्लेख था, जबकि वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों जो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी वह 8 थी, तो 8 तक है। उसके बाद में नई अनुसूचियाँ जुड़ी है 4। लेकिन उससे पहले हम लोग जो भाषाएं हैं मूल संविधान में कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, टोटल भाषाओं का देख लेते हैं। तो ये सारी भाषाएं हैं दोस्तों, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, ये सब चीज़ें जो जितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं टोटल वर्तमान में, तो ये जुड़ी हुई है। लेकिन अपने को यहाँ पर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं कि देखिए मूल संविधान में भाषाएं थी 14 लेकिन वर्तमान में है 22। तो जो ये 8 भाषाएं जुड़ी है, ये 8 भाषाओं का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अपने को ध्यान रखना है और वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें उर्दू है लेकिन अंग्रेजी भाषा इसमें नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि भाई 3 संविधान संशोधन जो 8 भाषाएं जुड़ी वो कैसे जुड़ी, तो उसका है सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो ये सिंधी देखिए रेड कलर से मार्क किया हुआ, ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जुड़ी। अगला पॉइंट है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। अब तीसरा पॉइंट है 92वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये 4 भाषाएं हैं जिनको 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 3 भाषाओं को 71वां और 1 भाषा 21वां संविधान संशोधन। तो ये टोटल आज 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो वर्तमान में भाषाएं कितनी हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं हैं। अब दोस्तों इन सबको याद करने में बहुत मुश्किल रहेगी, तो ये जो संविधान संशोधन में भाषाएं जोड़ी गई इनको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या रहेगी? ये है ट्रिक। इसमें पहला तो है सिंधी भाषा जिसे 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दूसरी है जो नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है, इसको नमक से अपन याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा। ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और चौथा पॉइंट है बोडमास। बोडमास मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा, ये 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। ये भाषाएं जरूर पूछी जाती है और इससे संबंधित संविधान संशोधन भी पूछे जाते हैं। तो आगे हम लोग बात करें 9वीं अनुसूची की। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? इसमें उन कानूनों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जब आज़ादी के बाद दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद ऐसे कानून जैसे भूमि अधिग्रहण विधेयक थे, तो उससे संबंधित कानून बनाया गया ताकि किसानों को ज़मीन प्रॉपर मिल सके, जमींदारों से छुटकारा मिले। तो ऐसे कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए ताकि उन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सके। तो यह अनुसूची क्यों जोड़ी गई? कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए यह अनुसूची जोड़ी गई। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, जबकि वर्तमान में है 12। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। तो ये 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई दोस्तों? तो यह पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई? 1951 में। और क्वेश्चन क्या बनता है कि 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो उन कानूनों का उल्लेख जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब बात करें 10वीं अनुसूची की। तो इसमें क्या उल्लेख है? इसमें संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के संदर्भ में दल बदल पर रोक के प्रावधान का उल्लेख है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कि दल बदल पर रोक का प्रावधान किस अनुसूची के तहत लगाया गया? तो 10वीं अनुसूची के तहत इसका उल्लेख है। अब यह भी अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। दोस्तों संविधान संशोधन और वर्ष भी ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। 91वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इसमें संशोधन भी किया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी बने कि 10वीं अनुसूची में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आंसर रहेगा 2 बार संशोधन किया गया। कौन कौन सा? एक तो 52वां संविधान संशोधन और एक 91वां संविधान संशोधन। 2 बार संविधान संशोधन है और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। अब इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। जो ये 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल पर रोक लगाई गई, इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है दोस्तों। आगे बात करें हम लोग 11वीं अनुसूची के बारे में। तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। पहला क्वेश्चन तो ये कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो वह रहेगी 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कितने किए कार्यों का उल्लेख है? 29 कार्यों का। तो ये 2 पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। यह अनुसूची भी संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, लेकिन इससे पहले इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं इस अनुसूची में। और यह अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी? तो यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, तो इसके द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई। आगे बात करें हम लोग 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख। दोस्तों 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का था। यहाँ पर नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है। तो एक तो नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? ये प्रश्न बने तो 12वीं अनुसूची। और कितने कार्यों का उल्लेख है? 18 कार्यों का उल्लेख। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। और यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के द्वारा जोड़ी गई। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और कब जोड़ी गई? 1993 में जोड़ी गई। तो दोस्तों ये संभावित प्रश्न है और ये पूरा आपके यूपीएससी से लेके स्टेट पीएससी और एसएससी के एग्जाम्स को कवर करेगी। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड क्विज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप वो भी ज़रूर चेक करें, उससे आपका एनालिसिस हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। थैंक यू एवरीवन।